नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं और सबसे पहले बात देश में चल रही सबसे बड़ी सियासत की। लखीमपुर हत्याकांड को लेकर दो तरह की राजनीति हो रही है। एक अफवाह, भ्रम और झूठ की राजनीति जो सोशल मीडिया के जरिए की जा रही है, और आपको बता दें ये राजनीति जमीनी हकीकत से काफी दूर है और अपने अपने एजेंडे के हिसाब से राजनीतिक दल कर रहे हैं। वहीं दूसरी राजनीति मौत और हादसों पर सियासी रोटी सेकने की है, जिसमें घटना के पीछे के कारणों, समाधान और मुद्दे की बात नहीं हो रही, बल्कि मीडिया के कैमरे में जगह पाने की कोशिश के हिसाब से बयानबाजी और हरकतें हो रही हैं। लेकिन लखीमपुर में क्या हो रहा है, ये सच जानना और समझना पूरे देश के लिए जरूरी है, देश हित में जरूरी है। और इसीलिए आज हम लखीमपुर पर चल रही राजनीति के अंदर की कहानी और हत्याकांड की जमीनी हकीकत से जुड़े कुछ बेहद ही खास पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि लखीमपुर कैसे बन गया है इस वक्त सियासी हथकंडों का प्रोपेगेंडा। कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं आंदोलन, कहीं यात्रा। पूरी कांग्रेस की एक मुहिम लखीमपुर। दिल्ली से राहुल गांधी निकले, जयपुर से सचिन पायलट निकले, पंजाब से सीएम चन्नी पहुंचे, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों समर्थक, सबको लखीमपुर जाना था। ऐसा हौसला, ऐसा जोश कि जहां मर्जी वहां धरना शुरू, जहां मर्जी वहीं आंदोलन, वहीं भाषण। राहुल ने कहा दबाव बनाना जरूरी है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है। यूपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए पहले तो राहुल गांधी दिल्ली से निकले, लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में एहतियातन रोक दिया गया तो विमान में ही बैठे रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कानून व्यवस्था के हालात सामान्य हो चुके हैं, बिना भीड़ लगाए लोग लखीमपुर जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहां पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहां जा सकते हैं। लखीमपुर जाने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन राहुल वीआईपी हैं। थोड़ी देर बाद हवाई अड्डे पर ही वीआईपी लाउंज में समोसे पराठे खाए। फिर यात्रा की तैयारी शुरू हुई। यूपी पुलिस ने वीआईपी की सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी वाहन में सफर का ऑप्शन दिया। राहुल भड़क गए, वहीं धरने पर बैठने की धमकी दे डाली। ये देखिए कैसी परमिशन है ये? आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? नहीं, आप मुझे बताओ ये कौन सी परमिशन है? मैं निकल सकता हूँ प्लीज? ये देखिए परमिशन, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। यूपी पुलिस मान गई कि अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। करीब 3 बजे के आसपास राहुल गांधी लखनऊ से रवाना हुए। सीतापुर में प्रियंका गांधी हैं। पता चला दोनों भाई बहन साथ लखीमपुर जाना चाहते हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। राहुल तो अपने साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी लेकर यूपी में घूम रहे हैं और दोनों दिल खोलकर लखीमपुर पीड़ितों की मदद का ऐलान भी कर रहे हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार लखीमपुर के पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा भी देने वाली है। हम किसान के साथ खड़ेंगे और खड़े रहेंगे। कहीं से हमें रोक नहीं सकते ये लोग। हम उनके घर तक भी जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे
और 50 लाख पर फैमिली पंजाब सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। मुआवजे के ऐलान में बस राजस्थान वाले सीएम अशोक गहलोत चूक गए, पता नहीं क्यों, वरना कांग्रेस लखीमपुर हत्याकांड के पीड़ितों को इंसाफ के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल, प्रियंका, भूपेश, चन्नी, पायलट, ये सारे लोग यूपी में पीट पीट कर मारे गए 5 लोगों के परिवार को इंसाफ दिलाते हैं या हादसे में मारे गए 4 किसानों तक ही इंसाफ की जंग खत्म कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियासत, सियासत और सिर्फ सियासत। तमाम बयानबाजी, दावे, आरोप आप रोज सुन रहे हैं, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी है और कितनी उसमें मिलावट है, ये फर्क करना एक आम जनता के लिए, एक आम नागरिक के लिए काफी मुश्किल होता है। और इसीलिए देशहित में हम लखीमपुर को लेकर सामने आए वीडियोस, बयानों और दस्तावेजों के आधार पर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर को लेकर जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, कहीं उसमें प्रोपेगेंडा तो नहीं है। उससे जुड़े भी कई सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको जो इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें लखीमपुर से हैं। ये राहुल गांधी का काफिला है। राहुल गांधी जिनसे जुड़ी हुई रिपोर्ट अभी आपने देखी। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी तरफ से कई तरह के स्टेटमेंट दिए गए, और अब ये तस्वीरें जब वो लखीमपुर पहुंचे हैं अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को क्या क्या हुआ था, घटनाक्रम क्या था, आरोप क्या है और हालात क्या थे, इसका सच समझने के लिए 3 चीजों पर गौर किया जा सकता है। घटना से जुड़े वीडियो में क्या दिख रहा है ये सबूत हो सकता है। घटना के चश्मदीद ऑन रिकॉर्ड क्या कहते हैं ये गवाह हो सकते हैं। घटना से जुड़ी एफआईआर में क्या लिखा गया है ये केस के तथ्य हैं। घटना से जुड़े तरह तरह के वीडियो आप पिछले 3 दिन से देख रहे होंगे। उन वीडियो के साथ खास नैरेटिव वाले दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन केस के गवाह चश्मदीद भी हो सकते हैं। और लखीमपुर की घटना को लेकर आए इन 4 चश्मदीदों के बयान अभी तक सबसे अहम बयानों में शामिल हैं। इनमें एक है सुमित जायसवाल, जो किसानों को कुचलने वाली कार से निकलकर भागा। दूसरे हैं पवन गुप्ता, जिनकी कार उपद्रवियों ने घेर ली थी और मुश्किल से जिनकी जान बची। तीसरा वो घायल शख्स है जो पुलिस अधिकारी के सामने दावा कर रहा है कि वो थार कार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में था। और चौथा वो लहूलुहान शख्स है जिसे जबरन अजय मिश्र टेनी का नाम बुलवाने की कोशिश की जा रही थी। इन चारों चश्मदीदों के बयान का मिलान वायरल वीडियो और पुलिस में दर्ज 2 एफआईआर के तथ्यों से करने पर झूठ और सच का फर्क किया जा सकता है। क्योंकि लखीमपुर कांड को लेकर अब तक दोनों पक्षों की ओर से 2 एफआईआर कराने की पुष्टि हो चुकी है। एक एफआईआर चश्मदीद सुमित जायसवाल ने कराई है, दूसरी एफआईआर बहराइच के रहने वाले जगजीत सिंह ने कराई है। एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही थाने में 2 घंटे के अंदर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों केस के एक ही जांच अधिकारी भी हैं। पुलिस को जिन गुनाहों की जांच करनी है उसे लेकर किए गए दावों, वीडियो और बयानों को समझिए। किसान पक्ष की ओर से एफआईआर में दावा किया गया है कि किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। तब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान किस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ये काले रंग की कार बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता की बताई जा रही है। इसमें आगे की सीट पर पवन गुप्ता दिख भी रहे हैं। अब सुनिए पवन गुप्ता ने तब क्या देखा था। हमें जब निकला तो हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारी गाड़ी पे लाठी डंडे चले, शीशा तोड़ दिया गया, उसके बाद झंडे को भी तोड़ दिया गया और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पवन गुप्ता जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। ये ऑन रिकॉर्ड 3 बड़े दावे करते हैं। किसानों की भीड़ में उपद्रवी थे, उपद्रवी कार पर हमला कर रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। पवन गुप्ता घटना स्थल से करीब 12 बजे गुजरे थे। तब वहां ऐसे हालात थे। उसके 3 घंटे बाद किसानों की भीड़ में छिपे उपद्रवी कितने उतावले हो चुके थे
और उस रास्ते से गुजरने वाले वाहनों पर कैसे हमले कर रहे थे वो भी देखिए। किसान पक्ष की ओर से एफआईआर में दावा किया गया है कि थार कार में आगे की लेफ्ट सीट पर आशीष मिश्रा बैठे थे और फायरिंग कर रहे थे। तस्वीरों में दिखता है कि आगे की सीट से उतरकर सुमित जायसवाल भाग रहा है। सुमित जायसवाल उस घटना पर क्या कहते हैं वो सुनिए। जब मैं कार्यक्रम स्थल से निकला था तो आशीष मिश्रा भैया कार्यक्रम स्थल पे थे, क्योंकि वहाँ कार्यक्रम प्रारंभ सुबह से हो जाता है, तो वहाँ पे कार्यक्रम सुचारू से चलता है। इसकी व्यवस्था में आशीष मिश्रा भैया लगे हुए थे, तो वो कार्यक्रम स्थल पे थे, मेरे साथ गाड़ी में न गए हैं और मुझे जो जानकारी है कार्यक्रम स्थल तक। सुमित जायसवाल बीजेपी सभासद भी हैं और लखीमपुर कांड में ही एक शिकायतकर्ता भी हैं। उनका बयान पुलिस के लिए अहम ही नहीं जरूरी है। वो कहते हैं कि उपद्रवियों ने थार कार पर हमला किया। हमले से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा। उपद्रवी थार कार सवारों की हत्या कर रहे थे। थार कार आशीष मिश्रा की थी। दरअसल जिस थार कार से किसानों को कुचलने का आरोप लगाया गया है उसी कार में सुमित जायसवाल थे और इनका कहना है कि ड्राइवर ने किसानों को जानबूझकर कुचला नहीं था। ड्राइवर बुरी तरह जख्मी था और उसे सामने कुछ नहीं दिख रहा था। उसने कार किनारे खड़ी की थी, फिर उपद्रवियों ने उसकी हत्या कर दी। किसान पक्ष की ओर से एफआईआर में दावा किया गया है कि कार अनियंत्रित होकर पलटी थी। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क किनारे खड़ी कार को कैसे उपद्रवी मिलजुल कर पलटते हैं और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। थार वाले काफिले में शामिल फॉर्च्यूनर कार में सवार चश्मदीद का क्या दावा है वो भी सुनिए। भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे, पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। इस श्याम सुंदर नाम के युवक की उपद्रवियों ने पुलिस के कब्जे से निकालकर हत्या कर दी थी। इस मृतक का बयान पुलिस के लिए जरूरी है क्योंकि इसमें पुलिस अधिकारी भी दिख रहे हैं। इनके बयान की बड़ी बातें हैं कि मौके पर कांग्रेस के पूर्व सांसद अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास थे। थार के पीछे काले रंग की फॉर्च्यूनर अंकित दास की थी। थार किसानों को कुचलते हुए जा रही थी। इसके अलावा लखीमपुर में मारे जाने से पहले उपद्रवियों के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे युवक का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें उपद्रवी बुरी तरह जख्मी युवक से जबरन मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम बुलवाने की कोशिश करते दिख रहे हैं और फिर बाद में इसकी हत्या हो जाती है। ऐसे में लखीमपुर की घटना को लेकर आशंका बढ़ती जा रही है कि किसानों की भीड़ में शामिल उपद्रवी एक साजिश के तहत बीजेपी नेताओं पर हमले की फिराक में थे और जैसे ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पहुंचने का प्लान बदला, बौखलाए उपद्रवियों के हाथ जो लगा उसी की कार पर हमला कर डाला, जिसके बाद लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी एंटरटेनमेंट की डील को लेकर इन्वेस्को खुद सवालों के घेरे में फंसता दिखाई दे रहा है। इन्वेस्को के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो किसके इशारे पर काम कर रहा है। आखिर अच्छी भली डील में अड़ंगा लगाने की कोशिश क्यों कर रहा है। आखिर इन्वेस्को किसका मोहरा बनकर निवेशकों को गुमराह कर रहा है। ये वो सारे सवाल हैं जो इन्वेस्को को लेकर उठ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं इस मामले पर जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का पूरा बयान। आपका जो ये प्रश्न है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में एक एज ए फाउंडर, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, चाहे इस कंपनी को पुनीत गोयनका चलाए चाहे कोई और चलाए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथों में ये कंपनी, जिसको मैंने अपने और मेरे बहुत से साथियों ने ब्लड और स्वेट से सींचा है पिछले लगभग 30 सालों में, वो आगे बढ़े, प्रॉस्पर करे, इसके शेयर होल्डर्स भी उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि आज मुझे तो इससे
लाभ हानि से कुछ भी, उससे ना मुझे लाभ होगा ना हानि होगी। और ये इंटरव्यू में अवश्य CNBC के अपने साथियों को, मनी कंट्रोल के साथियों को भी देना चाहता था, लेकिन वो तो लेंगे नहीं, वो चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगता है उनका कुछ, वो दोस्त है मेरे, पर उनका शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है शायद इसमें, मैं नहीं जानता। पर जो भी हो, भगवान उनको भी सुबुद्धि दे। इन्वेस्को बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन इस जी के केस में वो ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बता रहे हैं कि वो इसको लेके करेंगे क्या, किसको मैनेजमेंट देंगे। पुनीत गोयनका तो हटा देंगे, चलो हटा दो, फिर किसको दोगे? क्या आपने कोई डील किसी के साथ कर रखी है? ये जो 6 डायरेक्टर उन्होंने बताए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? कहीं उनका किसी एक से कंपनी के साथ संबंध है क्या? वो कहीं लेना चाहते हैं क्या? तो इन्वेस्को शुड कम आउट ट्रांसपेरेंटली and openly, then let the shareholders decide that whether they want to take deal of Invesco or they want to go with Sony's deal. On your question on regulators, I would say the regulators' first and prime responsibility is to protect the interests of minority shareholders. So they also have to ask Invesco, what is there? Invesco should come out transparently. तो इन्वेस्को से कई सवाल हैं, जैसे कि इन्वेस्को आखिर किसके इशारे पर काम कर रहा है, इन्वेस्को के पीछे आखिर कौन साजिश कर रहा है, निवेशकों के हितों के खिलाफ क्यों है इन्वेस्को, किसी कॉर्पोरेट घराने की कठपुतली तो नहीं है इन्वेस्को, बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव क्यों दिया गया, इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता बाकी का क्या होगा, जब खुद का कोई प्लान नहीं तो फिर अड़ंगा क्यों लगाया जा रहा है, इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या फिर स्ट्रेटेजिक। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.